कैन यू गाइस सी द स्लाइड्स? आपको दिख रहे हैं स्लाइड्स? यस भैया। या ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब सेल्फ अवेयरनेस सुन के आपको क्या लगता है? ये शब्द आपने सुना ही होगा आई थिंक, और नहीं सुना तो आपको सुन के क्या लगता है? लाइक व्हाट डज इट मीन? आप मीनिंग पता है या फिर कुछ भी जो आपको वो शब्द सुन के इवोक होता है? कोई भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर बात नहीं करनी है तो चैट में भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है स्वयं जागरूकता। ओके, a little bit more, थोड़ा और डिस्क्राइब कर सकते हो? एनीबॉडी? ओके, सो मैं ही बताता हूँ। सो सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली मीन्स कि आप खुद के बारे में कितना जानते हो। सेल्फ अवेयरनेस के कई साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ये सोचा है, अलग अलग तरीके के सेल्फ अवेयरनेस कैसे होते हैं, क्या होता है। बट द मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेशन इज कि सेल्फ अवेयरनेस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी अदर सोशल इंटेलिजेंस स्किल। आपको और कुछ भी सोशल इंटेलिजेंस के बारे में सीखना है तो बहुत नेसेसरी है। और ऑन टॉप ऑफ दैट सेल्फ अवेयरनेस इज समथिंग जो आइडियली एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मैं कहूँगा सबको थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। सो आप देख सकते हो, आप में से कितने लोग खुद को सेल्फ अवेयर कहोगे? आप हैंड रेस कर सकते हो जो भी खुद को सेल्फ अवेयर मानते हैं। एनीवन? सो सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली एक पॉपुलर मतलब एक रिसर्चर है डॉक्टर ताशा यूरे। उन्होंने 2017 में एक स्टडी किया था। वो स्टडी से उन्हें पता चला कि 95% ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड बिलीव दैट दे आर सेल्फ अवेयर। बेसिकली उन्हें लगता है कि वो सेल्फ अवेयर है, वो खुद को अच्छे से जानते हैं। बट जब एक्चुअली स्टडी किया तब पता चला कि सिर्फ 10 से 15% पीपल खुद को सेल्फ अवेयर मान सकते हैं या फिर वो खुद को अच्छे से जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो एक फॉल्सहुड है बेसिकली, जो लोगों को लगता है कि हाँ मैं सेल्फ अवेयर हूँ, बट मोस्टली जो लोग ये सोचते हैं नहीं रहते हैं। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लाइंड स्पॉट्स है टू विच डज नॉट अलाउ अस टू डेवलप बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। सो हम ये आज सीखेंगे कि ये गैप हम कम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम वो 10% 15% लोगों में कैसे जा सकते हैं जो खुद सेल्फ अवेयर है और सोचते हैं कि हम सेल्फ अवेयर है। तो पहला रीजन, तो पहले एक रीजन देखते हैं, कुछ रीजन देखते हैं क्यों कोई सेल्फ अवेयर मानता है खुद को बट एक्चुअली नहीं है। पहला रीजन है द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इट बेसिकली मीन्स कि जब आप कुछ नया सीखना चालू करते हो तो एक कॉग्निटिव बायस होता है कि इवन दो आपको वो चीज के बारे में इतना नहीं पता, आपको पहले ऐसे लगने लगेगा कि हाँ मुझे बहुत आता है, मैं सीख चुका हूँ। बट जैसे आप और सीखते जाओगे, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, जैसे हम कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस को स्केल कर रहे हैं। पहले जैसे आप सीखते जाओगे आपको लगेगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। बट जैसे आप और सीखोगे वैसे आपको पता चलेगा कि जो भी फील्ड आप सीख रहे हो, जैसे सपोज आप साइंस में कोई नया टॉपिक लेते हो, मैथ्स में कोई नया टॉपिक लेते हो, तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा हाँ ये तो मैं सीख चुका हूँ, इसमें बहुत अच्छा हूँ। बट जैसे आप और सीखते जाओगे आपको पता चलेगा वो कितना कॉम्प्लेक्स और वास्ट है। और फिर आपको उससे आइडिया आएगा कि आप वो वैली ऑफ डिस्पेयर में जाओगे। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस स्ट्रगल हो सकता है कि मुझे पहले लगता था कि मुझे सब आता है, उसके बाद पता चला कि हमें ढंग से कुछ आता ही नहीं है। बट इवन आफ्टर दैट
अगर हम खुद को पुश करते गए तो हम धीरे धीरे वापस और सीखते जाएंगे, और फिर हम एक्चुअली सीखे हुए रहेंगे, बेसिकली हम एक्चुअली कॉम्पिटेंट रहेंगे, और हम पे कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ, हम एक्चुअली आता भी है। सो इट्स बेसिकली इट मॉडल्स कि हम जब चालू किए कुछ नया सीखना, हाउ वी फर्स्ट फील वेरी कॉन्फिडेंट, then lose our confidence going into the valley of despair. And slowly, as we keep working on it, we reach the slope of enlightenment, where we are getting more and more competent. And then we reach the plateau of sustainability, where हमें बहुत कुछ आता है, हम एक्सपर्ट है बेसिकली वो फील्ड में, और हम कॉन्फिडेंट भी है कि हमें वो आता है। तो बेसिकली दैट्स व्हाट्स रिटन ऑन द स्लाइड्स। और इसका एक फ्लिप साइड है कि अगर कोई एक्सपर्ट है, वो बहुत साल कोई पर्टिकुलर फील्ड में काम किया है और बहुत नॉलेज है उसको फील्ड के बारे में, वो इतनी देर वो फील्ड में काम कर चुके हैं, उन्हें लग सकता है कि ये आसान है, ये तो सबको पता होगा, जो एक्चुअली ट्रू नहीं होता, सबको नहीं पता होता है। बट फिर वो खुद के एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सोच के कि सबके लिए टास्क सिंपल है, और फिर बेसिकली they lose their confidence. And this happens in some cases, and it is one of the diagnosis of सेल्फ अवेयरनेस क्यों लैक करते हैं। इसका और एक एग्जांपल है, दो लर्नर, एक, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट को बहुत अच्छे से इलिस्ट्रेट करता है। सपोज दो लर्नर है, एक जो बहुत जल्दी सीखता है, थोड़ा एक्सपर्ट है, और एक जो स्लोली सीखता है, उसे एकदम अच्छे से आता नहीं है, थोड़ा नॉविस है। तो जो फास्ट सीखने वाला एक्सपर्ट है, वो सपोज बहुत जल्दी से कोई नया लैंग्वेज सीख रहा है, लेट्स से जैसे इधर एग्जांपल स्पेनिश का है, वो 10 से 15 सेंटेंसेस बहुत जल्दी सीख लेता है, और फिर उसके लिए वो बहुत नेचुरली आता है, और फिर उसे लगता है कि ये सबके लिए नेचुरली आता होगा, और सिंस वो नेचुरली आता है, उसे लगता है कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, और फिर खुद का एबिलिटी टू लर्न दैट लैंग्वेज अंडर एस्टिमेट करता है। दिस शोज अ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बेसिकली उन्हें लग रहा है कि वो अच्छे से सीख नहीं रहे, या फिर वो बस एवरेज है, बट दे आर एक्चुअली अबव एवरेज, वे अबव एवरेज, बट दे कुडंट सेल्फ असेस, दे आर नॉट सेल्फ अवेयर दैट दे आर गुड। और फिर दूसरे हैंड में आता है द नोविस, वो थोड़े बहुत शब्द सीख लेता है, ग्रामेटिकल एरर्स कर रहा है नए लैंग्वेज में, और प्रॉपर सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पा रहा, बट क्योंकि वो कुछ वर्ड्स बहुत जल्दी सीख गया, उसे लग रहा है कि वो बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, और वो खुद से बहुत खुश है वो प्रोग्रेस की वजह से। और क्योंकि उसे लैंग्वेज अच्छे से आती नहीं, उसे उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स समझ नहीं आ रही, और फिर वो खुद की एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करता है। उसे लगता है कि मैं तो बहुत जल्दी सीख रहा हूँ, मुझे तो बहुत आसानी से आता है लैंग्वेज, जो एक्चुअली ट्रू नहीं है, उसे बहुत बेसिक्स आते हैं जो ऑलमोस्ट सबको आएंगे। So this also shows a lack of self-awareness, but just in the opposite direction. The first one was an example of people underestimating their own ability, and the second is an example of people overestimating their own ability. So अब एक और example of people not being self-aware is the amygdala hijack. So basically, there's a part of your brain called the amygdala controls विच इज लाइक अ ट्रिगर रिस्पॉन्स सेंटर। जब भी आप कोई थ्रेट फेस करोगे, या फिर आपको कोई चिल्लाएगा, या फिर बेसिकली वेन एवर आपके ब्रेन को लगता है कि एक थ्रेट उसके तरफ आ रहा है एज ए टर्म, तो द अमिगडाला इज अ थ्रेट डिटेक्टर। इट परसीव्स अ थ्रेट, and then it acts to override the prefrontal cortex, which is the part of the brain which is responsible for actual thought and rational thinking. तो जब सपोज आप सपोज आगे जाके कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, और आपके बॉस ने आपको बहुत जोर से सबके सामने डांट दिया, तो फिर अमिगडाला में एक थ्रेट डिटेक्ट होगा, उसका थ्रेट रिस्पॉन्स पाथवे ट्रिगर होगा, और फिर जो भी रिस्पॉन्स आपका ब्रेन दे रहा होगा बॉडी को एक्ट करने के लिए, वो सीधा अमिगडाला से जाएगा विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपको लॉजिकल और रैशनल थॉट देने के लिए। सो इट बेसिकली इसको और एक नाम देते हैं जो है फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स।
जो जिसका रीजन अमिगडाला इटसेल्फ है. दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय डैनियल गोल्डमैन, अ साइकोलॉजिस्ट. उस पर उन्होंने बहुत रिसर्च किया है. And in the modern world, basically the threat is often emotional and harsh feedback and argument, feeling excluded. And generally in today's world, it is noticed that जो amygdala है, वो even for small threats overreact कर जाता है और survival instinct trigger हो जाता है आपका. तो आपको लॉजिकली रैशनली सोचने नहीं देता, और फिर कोई भी पाथवे, जो न्यूरल पाथवे चेंज होगा, और आपका रिस्पॉन्स वोंट बी सेल्फ अवेयर, यू वोंट बी लॉजिकल, एंड यू वोंट बी अवेयर दैट दिस इज हैपनिंग टू यू. सो आप कोई एग्जांपल सोच सकते हो जब आपके साथ ऐसा हुआ हो? आप में से कोई भी हैंड रेज कर सकते हो और बोल सकते हो. पहले हैंड रेज कर ले. एनीवन? कोई भी बोल सकता. कोई भी एक एक्सपीरियंस जिसमें आपने ऐसे कुछ नोटिस किया कि किसी ने आपको डांट दिया, जैसे पापा ने, मम्मी ने, या फिर स्कूल में, कहीं पे भी, और फिर आप फ्रीज हो गए, या फिर थोड़ा डर लगने लग गया, या जो भी हो, जो आप रैशनली सोच नहीं पा रहे. कोई भी एग्जांपल नहीं है किसी के पास? एनीबॉडी? चलो कोई नहीं, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस टॉक्स अबाउट द टू डायमेंशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. तो ये जो थियरी है, ये भी डॉक्टर ताशा यूरिक ने कॉइन की थी, सेम 2017 में. सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ, और टू टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. एक होता है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, और एक होता है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस. तो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस जो होता है वो इनवर्ड फेसिंग होता है. इट गिव्स अस, इट इज बेसिकली द क्लैरिटी विथ विच हम खुद के वैल्यूज, पैशंस, रिएक्शंस, एथिक्स ये देख सकते हैं. बेसिकली अगर आप खुद को एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, हु एम आई, और आपके पास एक आंसर हो उसके लिए, तो इट बेसिकली मीन्स यू आर इंटरनली सेल्फ अवेयर. It is how we perceive our own values, passions, reactions, and what energizes us versus drains us. Whereas external self-awareness is outward facing. उसका मतलब है बेसिकली कि आप कितने अच्छे से समझते हो कि हाँ, आपको दूसरे लोग कैसे देखते हैं, आपको दूसरे लोग कैसे परसीव करते हैं. सो बेसिकली इसका एक एग्जांपल, जैसे आप इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस के लिए पूछ सकते हो हु एम आई, आप एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस खुद की जज करने के लिए पूछ सकते हो हाउ एम आई परसीव्ड बाय अदर पीपल. एंड जनरली वी डिवाइड द सेल्फ अवेयरनेस इनटू दीज टू टाइप्स. these two types are completely unrelated. Just because आप सपोज इंटरनली बहुत सेल्फ अवेयर हो, उसका मीनिंग ये नहीं है कि आप एक्सटर्नली भी बहुत सेल्फ अवेयर हो या एक्सटर्नली सेल्फ अवेयर नहीं हो. वो दोनों completely इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. और जो टोटल सेल्फ अवेयरनेस एज अ टॉपिक है, वो दोनों का एक इंटरसेक्शन है. ठीक है. तो आप ये प्रोफाइल्स देख सकते हो, चार: द इंट्रोस्पेक्टर, द सीकर, द प्लीजर एंड द अवेयर. सो अकॉर्डिंग टू दीज प्रोफाइल्स, बेसिकली आप अगर इंटरनली बहुत सेल्फ अवेयर हो या एक्सटर्नली बहुत सेल्फ अवेयर हो, उसके बेसिस पे डॉक्टर काशा ज्यूरिक ने इन्हें कॉइन किया था. द इंट्रोस्पेक्टर इज बेसिकली जो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस में बहुत हाई है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसके वैल्यूज कैसे है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है. बट वो मिस कर देता है कि दूसरे उसे कैसे परसीव करते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं जब उससे बात कर रहे हैं. सो इज बेसिकली वो खुद के बारे में खुद को बहुत अच्छे से जानता है, बट दूसरे उसे कैसे देख रहे हैं बिल्कुल नहीं जानता. और इसका एक सबसे बड़ा थ्रेट होता है कि वो एक बबल में ऑपरेट करता है. वो खुद के दुनिया में रहेंगे कि हाँ मैं सही हूँ, लोग यही सोच रहे हैं, बट वो एक्चुअली समझ नहीं पाते कि दूसरे लोग उन्हें कैसे सोच रहे हैं. द सीकर इज बेसिकली एक कोई भी जो करंटली एक क्राइसिस में हो, सोच सकते हो, जो ये भी नहीं जानता कि
वो खुद कैसे परसीव हो रहा है, और ये भी नहीं जानता कि उसके खुद के वैल्यूज, एथिक्स, हॉबीज, इंटरेस्ट कैसे अलाइन होते हैं. इट्स बेसिकली समवन हु इज नॉट श्योर अबाउट देयर सेल्फ अवेयरनेस एट ऑल. और वो दो बहुत इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में लो होता है. The third archetype is the pleaser. It is basically the archetype where लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि दूसरे लोग उन्हें कैसे परसीव कर रहे हैं. दे नो वेरी वेल कि अगर मैं ये बोलूँ तो सामने वाला क्या सोचेगा. बट द दे लैक द सेंस ऑफ इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस की उनकी खुद के वैल्यूज कैसे है, उनके खुद के एथिक्स कैसे है, वो कैसे सोचते हैं, उन्हें क्या पसंद है, वगैरह वगैरह. और इसका द रिस्क इन दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी आर्केटाइप इज दैट यू रिस्क बर्नआउट, बिकॉज आपको सब पता है दूसरे आपके बारे में कैसे सोच रहे हैं, बट आपको खुद को पता नहीं कि आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है. और फाइनली द फोर्थ आर्केटाइप इज द अवेयर. एंड आई थिंक एवरीबडी, जैसे दिख रहा है उधर गोल्ड शाइन कर रहा है वो, तो एवरीबडी शुड एम टू अटेन दिस आर्केटाइप, द अवेयर. This is the goal. This is where everybody should want to be. सबको the aware is basically an archetype where लोग खुद को जानते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मुझे मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे एथिक्स क्या है. और ये भी जानते हैं कि दूसरे लोग उन्हें कैसे परसीव करते हैं. अगर मैं सोशल सिचुएशन में कुछ बोलूँ तो मैं कैसे परसीव रहूंगा या रहूंगी. सो एवरीबडी शुड एम कि मुझे द अवेयर तक पहुंचना है. बट सब ऑलरेडी नहीं होते, एंड इट्स फाइन. इट्स अ प्रोसेस. वी कैन वर्क टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स बीइंग द अवेयर. सो अगर आपको चैलेंज करना है खुद को थोड़ा, तो आप ये देख सकते हो द थ्री आर्केटाइप्स दैट वी वांट टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम एंड मूव टुवर्ड्स बीइंग द अवेयर. द अवेयर मुझे नहीं लगता कभी कोई अटेन कर सकता है, बट इट इज एन आर्केटाइप दैट वी शुड मूव टुवर्ड्स. अगर आप एक बार खुद को क्लासिफाई करना चाहोगे कि आप एक इंट्रोस्पेक्टर, प्लीजर या फिर एक सीकर हो, तो आप जो रिफ्लेक्शन क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं वो सोच सकते हो खुद के बारे में कि व्हाट फीडबैक हैव आई रिसीव्ड रिसेंटली एंड हाउ हैव आई एक्टेड ऑन इट. बेसिकली अगर आप कोई सोशल सोशल सिचुएशन में हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, और फिर उन्होंने कुछ बोला और आपने उस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया, आपको कितना पता था कि ये मेरे बारे में वैसे सोच रहे हैं. एंड यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन सम ऑफ दीज क्वेश्चंस फॉर अ बिट. तुम सोच सकते हो कि मतलब ये क्वेश्चंस पढ़ के कि मैं कौन से आर्केटाइप में एक्चुअली फिट करता हूँ. और आप इधर हैंड रेज करके आपका आर्केटाइप बोल सकते हो या फिर चैट में भी लिख सकते हो. आई गिव यू अ फ्यू मिनट्स फॉर द. अगर आपका सोच के हो गया है और आप बताना चाहते हैं आपको कौन सा आर्केटाइप हो ऐसे लग रहा है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो या फिर चैट में भी लिख सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है. आप ओपनली बात कर सकते हो. इट्स फाइन. इट्स कम्प्लीटली फाइन. एनीवन. आपको कौन सा पार्ट नहीं समझा, एक बार बता सकते हो? मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ वापस. जैसे कहाँ से नहीं समझा, नहीं तो ये दो तो समझ गए होंगे आई थिंक. डनिंग क्रूगर इफेक्ट और अमेगडाला हाइजैक. पूरा स्टार्ट से कुछ भी नहीं समझा अब तक? और कोई जिसको पूरा स्टार्ट से सुनना हो?
आई वुड लाइक इफ यू मतलब चैट में लिख दो कि आपको कहाँ से नहीं समझा या फिर क्या नहीं समझा. आई कैन गो मोर इन टू डेप्थ बिकॉज इट विल टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम इफ आई हैव टू स्टार्ट एकदम स्टार्ट से वापस. जैसे लेट्स सी, ये तो सबको समझ गया होगा कि एक अवेयरनेस गैप एग्जिस्ट करता है, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सेल्फ अवेयर है और फिर एक्चुअली बहुत कम लोग सेल्फ अवेयर होते हैं. ठीक है, मैं स्टार्ट से एक बार कर देता हूँ. आई विल गो थ्रू अ लिटिल बिट क्विकर. तो ये समझ गया सबको? अगर सबको समझ गया तो हाथ रेस कर लो, या फिर चार्ट में लिख दो, या फिर कुछ तो रिस्पॉन्स दो ताकि मेरे को समझे कि आपको समझ गया और मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ. बेसिकली ये स्लाइड कहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक 95% कि वो सेल्फ अवेयर है, बट एक्चुअली 10 to 15% ही है. और हम कैसे पहुंच सकते हैं 95% से 10 to 15%? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये स्लाइड टॉक करता है अबाउट द डनिंग क्रूगर इफेक्ट. मैंने अनम्यूट कर दिया, आपको कुछ बोलना हो तो बोल सकते. यस भैया, आप कह रहे थे ना वो 3 शीट आप दिखा रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आई। बाकी ठीक का है, पूरा अब सब आ गया है। सब बोल रहे स्टार्ट से कर रहे हो तो मैं एक बार क्विकली स्टार्ट से कर लेता हूँ, चलेगा? ओके भैया। सो बेसिकली दिस स्लाइड टॉक्स अबाउट द डनिंग क्रूगर इफेक्ट. ये नाम है बस इफेक्ट का, इसे आप समझने की कोशिश करो. तो जैसे कोई भी नया स्किल सीख रहे हो आप, जैसे आप नए लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर कोई नया साइंस का टॉपिक सीख रहे हो या फिर कुछ भी नया सीख रहे हो, तो आप जैसे सीखना चालू करोगे, आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे, आपका कॉम्पिटेंस बढ़ेगा. कॉम्पिटेंस इज बेसिकली आपको कितने अच्छे से वो चीज करनी आती है. जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनिशियली, आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्पाइक होगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ समझ रहा है, ये तो आसान है, ठीक है समझ रहा हूँ मैं. उस वो टाइम पे आप द पीक ऑफ माउंट स्टूपिड उधर पहुंचोगे. उधर पहुंचने के बाद जैसे आप और सीखोगे और वो टॉपिक में डेप्थ में जाओगे, आपको रियलाइज होगा, जनरली ऐसा होता है, आपको रियलाइज होगा कि वो टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है और वास्ट है और मुझे एक्चुअली बहुत थोड़ा पता है, और मैं ऐसे ही उड़ रहा था कि मैं एकदम टॉप पहुंच चुका हूँ. और फिर आप वैल्यू ऑफ डिस्पेयर में पहुंचोगे जिधर आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आप कितना खुद में कॉन्फिडेंट है कि मुझे वो टॉपिक आता है, वो कम हो जाएगा. बट आप फिर भी नई चीजें सीख रहे हो क्योंकि आप सीख रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो वो टॉपिक. और फिर जैसे आप वो टॉपिक पे काम करते रहोगे, आप स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट पे रहोगे, आप नया नया सीखते जा रहे हो. हिंदी में ही समझा रहा हूँ मैं. पूर्वा, मतलब हिंदी में ही समझा रहा हूँ मैं. आपको क्या नहीं समझा एक बार टाइप कर सकते हो आप? ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि आप जैसे एक नया चीज सीखोगे, आप पहले बहुत कॉन्फिडेंस गेन करोगे. मराठी मराठी सगळ्यांना येते का? मी मराठीत समजवतो. ठीक आहे, सो द थिंग इज, मराठीमध्ये समजावतोय. जसं तुम्ही काही नवं शिकायला लागला, तर तुम्ही आधी खूप कॉन्फिडन्स गेन कराल, तुम्हाला वाटेल हो मला येतं, हा सगळं येतं. त्यावेळेस तुम्ही माउंट स्टुपिड, पीक ऑफ माउंट स्टुपिड वर असाल, म्हणजे तुम्हाला खूप कॉन्फिडन्स असेल पण तुम्हाला ऍक्च्युली खूप गोष्टी येत नाहीत त्या टॉपिकवर. मग तुम्ही जसं अजून शिकाल, तुम्हाला कळेल की अरे हा हे तर खूप मोठं आहे, मला थोडंसच माहिती होतं याच्याबद्दल. तसं तुम्ही व्हॅल्यू ऑफ डिस्पेअर मध्ये पोहोचाल. आणि मग हळूहळू जसं तुम्ही अजून शिकत जाल, अजून माहिती भेटेल तुम्हाला, तुम्ही अजून रिसर्च कराल, तसं तुम्ही स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट वर असाल आणि तुम्ही एकदा प्लॅटो ऑफ सस्टेनेबिलिटी इकडे. इस हिंदी फाइन विथ एवरीवन क्योंकि साइफर बोल रहा है कि उसे मराठी समझ नहीं आती. जर हिंदी सगळ्यांना कळते तर हिंदी वर्क्स आय थिंक. ओके, सो the so basically as you learn more you'll be on the slope of enlightenment, and once you become an expert that you know of most of the things in that field, you'll reach the plateau. तुम्ही आप plateau of stability पहुंच जाओगे, sustainability पहुंच जाओगे. Sorry. So
ये बेसिकली डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहता है कि आपका कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस कैसे वेरी करता है। अभी ये सबको समझा? एक रिएक्शन दे दो या फिर चार्ट में लिख दो। ओके, सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये टेल ऑफ टू लर्नर्स, सो बेसिकली इट बेसिकली मीन्स दैट तुम आप जब कुछ नया सीखना चालू करोगे तो सबका एक नेचुरल कॉम्पिटेंस होता है। जैसे सबने देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी चीजें सीख लेते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो सीखते हैं। तो जनरली ऐसे होता है, ऐसे नोटिस किया है रिसर्च करने पे कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक जनरली एक्सपर्ट और एक नॉविस। एक्सपर्ट बंदा होगा, और ये एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट का एग्जाम्पल ही है। उसने थोड़े टाइम में बहुत सीख लिया, बट उसे लग रहा है क्योंकि उसने ये सब बहुत जल्दी सीखा कि सबको ही जल्दी सीखने होगा सबको ही जल्दी सीखने आता होगा, मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ। और फिर वो खुद की एबिलिटी अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको वो सेल्फ अवेयर नहीं है कि वो एक्चुअली स्मार्ट है, उन्हें आता है इसलिए वो जल्दी सीख रहे हैं। और वो खुद को समझता है एवरेज, और फिर वो खुद की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करता है, विच इज अ लैक ऑफ सेल्फ अवेयर। वेर दूसरे केस में जो नॉविस है, वो थोड़े वर्ड सीख लेता है, बट क्योंकि उसको लैंग्वेज नहीं पता, नहीं सपोज नहीं लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसे ग्रामेटिकल एरर्स कर रहा है, वो प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा है, वो उसे नहीं पता। सपोज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और फिर मैं मराठी सीख रहा हूँ, थोड़े शब्द समझ गए मुझे मराठी के, बट सपोज मुझे बाकी शब्द नहीं पता, मैं ऐसे ही हिंदी मराठी मिक्स बोल रहा हूँ, बट क्योंकि मुझे समझ गए कुछ मराठी के शब्द, मुझे लग रहा है कि हाँ मैं तो मराठी बहुत जल्दी सीख गया। तो एक्चुअली वैसे नहीं होता, और वो खुद की एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, बेसिकली सोच रहे हैं कि मुझे बहुत आता है जबकि मुझे एक्चुअली बहुत नहीं आता। तो दिस ऑल्सो शोज अ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। वो खुद के बारे में अवेयर नहीं है कि मैं एक्चुअली ज्यादा सीखा नहीं हूँ। सो दीज आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओके, आता हे कुणाला कुणाला समजलं? वो सबको समझ गया ये टॉपिक? ओके, लेट्स गो अहेड देन। The second diagnosis is the amygdala hijack. अमिगडाला हाईजैक बेसिकली ऐसे काम करता है। ब्रेन में एक पार्ट है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द अमिगडाला। इट इज बेसिकली जब भी आपको कोई थ्रेट रिस्पॉन्स कहते हैं उसे, जब भी आपको कोई डांट रहा हो, कोई चिल्लाए, या फिर कोई इमोशनल रिस्पॉन्स आए, जनरली बहुत तरीके के थ्रेट रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो वो अमिगडाला के थ्रू डिटेक्ट होते हैं। तो जब जब आपका अमिगडाला एक थ्रेट रिस्पॉन्स डिटेक्ट करता है, तब वो फ्लाइट, फाइट और फ्रीज मोड में चला जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको कोई भी परसेप्शन मिले, इधर कान के थ्रू आपने सुना, स्किन के थ्रू कुछ फील किया, और आंखों के थ्रू कुछ देखा, तो वो सारे ब्रेन, मतलब जो भी सेंसर्स ने डिटेक्ट किया, वो सब नर्व्स के थ्रू पास होके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाके ब्रेन के तरफ जाता है। तो नॉर्मली अगर आप रैशनली थिंक कर रहे हो, बेसिकली आप समझ सकते हो, आप समझ के कोई डिसीजन ले रहे हो, तो फिर आपका जो नर्व पाथवे होता है, वो सेंसर्स के थ्रू आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आगे का पार्ट होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू जाता है। बट जब अमिगडाला एक थ्रेट रिस्पॉन्स डिटेक्ट करता है, तब वो फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स में चले जाता है। और फिर जो नर्व रिस्पॉन्स होता है, जैसे वो सब नर्व जो भी सेंसर्स है, नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेजा, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू नहीं जाता, वो डायरेक्टली अमिगडाला के थ्रू वापस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रिस्पॉन्स के ले जाता है। सो बेसिकली आप आपका रैशनल थिंकिंग लूज कर देते हो, और आप सेल्फ अवेयरनेस लूज कर देते हो। सो आज के जमाने में जो थ्रेट होता है वो जनरली, जैसे एग्जांपल्स दिए लास्ट पैराग्राफ में, एक हार्श फीडबैक, किसी ने आपको कुछ बहुत मेहनत से बनाया होगा और फिर उसने बोल दिया ये तो घटिया है। कोई आर्ग्यूमेंट, आप कोई दोस्त के साथ लड़ रहे हो, या फिर आपके फीलिंग्स कोई कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा है, तो तभी आपका अमिगडाला ट्रिगर होगा, और फिर आप रैशनली सोच नहीं पाओगे। दिस इज ऑल्सो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आपको समझा भी है?
ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो दीज वर, जो अभी हम लोग ने देखे, वो कुछ डायग्नोसिस है बेसिकली, कुछ एग्जाम्पल्स है जो दिखाते हैं कब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता हमें। और वो उसके दो एग्जाम्पल है, द अमिगडाला हाईजैक और एक तो द डनिंगटन कर्व। अब हम सेल्फ अवेयरनेस को मॉडल करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करता है हमारे दिमाग में और कैसे होता है वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर यूरिक जो है, उन्होंने दो डायमेंशन, मतलब उन्होंने कॉइन किया कि सेल्फ अवेयरनेस के दो डायमेंशन होते हैं, मतलब दो टाइप के सेल्फ अवेयरनेस होते हैं। एक होता है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा होता है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस इज बेसिकली हम खुद के वैल्यूज, पैशंस, रिएक्शंस कैसे देखते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं, अगर आप कोई सोशल सिचुएशन में आप देख रहे हो कि दो लोग लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाके उन्हें रोकेंगे, ट्राई करेंगे कि लड़ाई ना हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो छोड़ देंगे और आगे जाएंगे। तो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस वो कहता है कि आप जानते हो आप वो सिचुएशन में क्या करोगे। आप बेसिकली जानते हो आपके वैल्यूज, ये एक्शंस, ये क्या है। और जो दूसरा टाइप का सेल्फ अवेयरनेस है वो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस इज बेसिकली बाकी हम कितने अच्छे से जानते हैं बाकी लोग हमें कैसे देखते हैं। जैसे अगर सपोज मैं कोई जोक बोलूं, तो फिर बाकी लोग कैसे मुझे देखेंगे वो जोक से, वो मुझे ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है। अगर मैं किसी को चिढ़ाऊं तो मुझे पता है कि बाकी लोग मुझे कैसे देखेंगे। दैट इज एक्सटर्नल सेल्फ अवेयर। ये दो टाइप के जो अवेयरनेस है वो खुद से इंडिपेंडेंट है। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपका इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके वैल्यूज क्या है, आपके एथिक्स क्या है, तो आप, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस भी ज्यादा हो। आप इवन दो बहुत अच्छे से खुद को जानते हो कि आप खुद कैसे हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये भी वही टाइम पे जानो कि दूसरे लोग तुम्हें कैसे परसीव करें। अब ये किस किस को समझा? ओके। और जो अवेयरनेस होता है इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ ये दोनों, मतलब ये दोनों को कंबाइन करके सेल्फ अवेयरनेस ये फॉर्म होता है। आप, सो जो डॉक्टर ताशा ज्यूरिक है, उन्होंने जब रिसर्च किया था, उन्होंने 4 टाइप ऑफ आर्केटाइप्स या प्रोफाइल्स बनाए। मतलब 4 टाइप के लोग होते हैं ऐसे उन्होंने कहा। एक होता है द इंट्रोस्पेक्टर, एक होता है द सीकर, एक होता है द प्लीजर और एक होता है द अवेयर। तो इंट्रोस्पेक्टर का पर्सनालिटी कैसे होता है वो मैं समझा। इंट्रोस्पेक्टर बेसिकली वो लोग होते हैं जो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो जिनका इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई है, बट उनका एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस कम है। और वो अगर कोई सोशल सिचुएशन में हो तो वो अच्छे से कह नहीं पाएंगे कि दूसरे लोग उन्हें कैसे परसीव करेंगे, उन्हें कैसे, वो कैसे सोचेंगे कि हाँ ये ऐसा बंदा है या वो वैसा बंदा है। तो बेसिकली जो खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, उसके वैल्यूज कैसे है, बट वो ये नहीं जानता कि दूसरे लोग उसे कैसे परसीव करेंगे। दूसरा होता है द सीकर। द सीकर इज बेसिकली अ ट्रांजिशनल स्टेज, मतलब जनरली लोग सीकर ज्यादा देर के लिए नहीं रहते हैं। वो बस तब रहता है जब उनका इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस भी लो है और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस भी लो है। बेसिकली ऐसा होता है कि हम खुद भी अच्छे से नहीं जानते कि मेरे वैल्यूज क्या है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, और मुझे ये भी नहीं पता कि लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं अगर मैं कुछ कर रहा हूँ। वो केस में आप एक सीकर हो। फिर द प्लीजर। प्लीजर इज बेसिकली दोज पीपल, वो लोग जो जानते हैं बहुत अच्छे से कि दूसरे लोग उन्हें कैसे परसीव करते हैं कोई भी सोशल सिचुएशन में, बट ये नहीं जानते कि उनके खुद के वैल्यूज क्या है। अगर कोई सोशल सिचुएशन में है तो उन्हें पता है कि ये ऐसे मेरे मेरे बारे में सोचेगा, वो वैसे मेरे बारे में सोचेगा, बट वो खुद के वैल्यूज क्या है कि मुझे ये करना पसंद है, या फिर कोई एथिकल डिलेमा में वो क्या करेंगे वो उन्हें नहीं पता रहे। और फिर फाइनली है द अवेयर। इट्स बेसिकली जो सबको
अचीव करने की तरफ स्ट्राईव्ह करना चाहिए. सबको सगळ्यांना वाटायला पाहिजे की मला असं बनायचंय. फॉर दोज पीपल हू स्पीक मराठी. तो बेसिकली इट इज द गोल. सबको वो गोल अटेन करने की तरफ जाना चाहिए. और इट इज शोन बाय हाई इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस. उसका मतलब है वो खुद को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे एथिक्स क्या है. और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोग उन्हें कैसे परसीव करते हैं. अब ये किस किस को समझा, 4 टाइप के प्रोफाइल या आर्केटाइप. ओके. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस. मतलब बस और इन डेप्थ समझवलंय यार. बेसिकली द इंट्रोस्पेक्टर, इफ यू वॉन्ट टू चेक इफ युअर एन, तुम्हाला पाहिजे की तुम्ही इंट्रोस्पेक्टर आहात की नाही. तर you can ask questions like what feedback have I received recently and how have I acted on it. म्हणजे उसका मतलब है कि अ, आप सपोज किसी से फीडबैक मांगते हो. फीडबैक बेसिकली ये होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो या फिर आपने कुछ बनाया है और फिर उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज अच्छी है, वो चीज बुरी है, ये चीज इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज आउटस्टैंडिंग थी, मैं कभी सोच नहीं पाते. और आपने उस पे कैसे रिएक्ट किया है. अगर आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते तो आप इंट्रोस्पेक्ट करो, क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे कि बाकी लोग आपके काम को या आपको कैसे परसीव कर रहे हैं. ठीक है. समझा. इंट्रोस्पेक्टिव का समझा थोड़ा थोड़ा. ओके. सो द सेकंड आर्केटाइप इज द प्लीजर. अगर तुम्हें चेक करना है आप प्लीजर कैसे हो, तो आप क्या सोच सकते हो कि आप अगर एक सवाल खुद को पूछ सकते हो कि व्हाट डू आई वांट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशन. अब इसका मतलब है कि अगर बाकी सबको इग्नोर कर दे तो मुझे खुद को क्या चाहिए. अगर आपके पास एक बहुत अच्छा आंसर है तो आप द प्लीजर तो नहीं हो, क्योंकि द प्लीजर शोज व्हाट लो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. अगर आप प्लीजर हो तो आपके पास ये सवाल का आंसर नहीं होगा कि बाकी लोगों को छोड़ दो तो मेरा क्या खुद का एक्सपेक्टेशन है खुद से, आप मुझे क्या चाहिए. तो आप एक प्लीजर कहलाओगे अगर आपका उसके साथ ये हो, हाई एक्सटर्नल सेल्फ अवेयर. ये समझा. ओके. सो लेट्स गो टू द सीकर. सीकर का क्राइटेरिया क्या था कि लो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, लो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस. तो अगर जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटीज और मोमेंट्स मेक मी फील मोस्ट अलाइव एंड ऑथेंटिक. मतलब क्या मुझे ऐसे करना पसंद है जो मुझे बहुत खुश और ऑथेंटिक फील कराता है. अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप एक सीकर रहोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको क्या पसंद है, ना ही आपको पता है कि आपको लोगों से क्या पसंद है. ये भी ठीक है. ये समझा. इट इज बेसिकली a कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लो सेल्फ इंटरनल अवेयरनेस एंड लो सेल्फ एक्सटर्नल अवेयरनेस. ठीक है. अंडरस्टूड. अब जैसे हमने देखा, एक मॉडल करने का तरीका था कि 2 टाइप के सेल्फ अवेयरनेस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. तो वैसे ही और एक तरीका है सेल्फ अवेयरनेस को मॉडल करने का, और वो है द जोहारी विंडो. ये डेवलप किया था 2 साइकोलॉजिस्ट ने, जोसेफ लक और हैरी इंगम. ये एक टूल उन्होंने बनाया था टू एंश्योर एंड एनहांस सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नोन एंड अननोन टू आवरसेल्व्स एंड टू. तो इसका मतलब बेसिकली ये है, मैं समझाऊंगा. जो जोहारी विंडो होता है क्या होता है. इसका गोल जब वो दोनों साइकोलॉजिस्ट बना रहे थे, ये था कि खुद का सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं और कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच का कैसे इंप्रूव कर सकते. तो लेट्स सी कि वो कैसे करता है. तो जो जोहारी विंडो है, वो ये एक विंडो है. ये एक सेल्फ अवेयरनेस का मैप है. तो 4 पार्ट्स है ये मैप के. एक ओपन एरिया, एक ब्लाइंड एरिया, एक हिडन एरिया और एक अननोन एरिया. सो ओपन एरिया जो है
वो चीजें हैं जो मुझे खुद के बारे में पता है। जैसे मुझे पता है मुझे पास्ता खाना पसंद है, मुझे पता है मुझे फोन पे गेम खेलना पसंद है, और दूसरों को भी पता है। जैसे अब मेरे मम्मी को पता है मुझे क्या पसंद है, और ऐसे चीजें जो मेरे बारे में मुझे खुद पता है और दूसरों को भी पता है। ब्लाइंड एरिया जो है वो है जो खुद को नहीं पता कि मुझे ये पसंद है या मुझे ये ना पसंद है, या मैं ये क्या करता ये सिचुएशन में, बट दूसरों को पता है कि मैं क्या करता बेस्ड ऑन एवरीथिंग एल्स। तो वो आपका ब्लाइंड एरिया है, जो आप बेसिकली खुद के बारे में सेल्फ अवेयर नहीं हो। तीसरा एरिया जो है वो है द हिडन एरिया। द हिडन एरिया इज बेसिकली द पार्ट वेयर इट इज नोन टू अस बट अननोन टू अदर। नोन टू अस का मीनिंग ये है कि मुझे पता है कि मुझे ये चीज पसंद है, या फिर कोई तुम्हारा सीक्रेट हो सकता है कि हाँ मुझे सीक्रेटली ये बुक पढ़ना पसंद है, मुझे सीक्रेटली ये गाना सुनना पसंद है, बट बाकी किसी को नहीं पता कि ये चीज तुम्हें करना पसंद है या नहीं पसंद है, या फिर ये सोशल सिचुएशन में आप ऐसे करते हैं या आप वैसे करते हैं। ये है आपका हिडन एरिया। ये सब जो है ये आपके और दूसरों के नोइंग पे होता है, आप क्या जानते हो और दूसरे क्या जानते हैं। और द लास्ट एरिया इज द अननोन एरिया। इट इज बेसिकली पार्ट्स दैट आपको खुद नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता। वो किसी को भी नहीं पता कि आप वो सिचुएशन में क्या करते हैं, या फिर आपको वो पसंद है या नहीं पसंद है कोई पर्टिकुलर चीज। वो आती है अननोन एरिया। तो ये हम जब बात की है पिछले स्लाइड पे, ये हम यूज करते हैं सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए। तो ये कैसे करते हैं ये विंडो को देख के मैं बताता हूँ। हम ट्राई करते हैं ओपन एरिया को एक्सपांड कर बाय रिड्यूसिंग ब्लाइंड एरिया एज वेल एज हिडन एरिया। बेसिकली हमें हमारे बारे में जो पता है, कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इट इज जो चीजें हमें खुद के बारे में पता है और दूसरों को भी हमारे बारे में पता है वो एक्सपांड करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, एंड दैट लीड्स टू मोर सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। बेसिकली अगर आप ऐसी कोई चीज है, एग्जांपल देता हूं मैं, जो आपको करना पसंद है बट आपको पता नहीं आपको करना पसंद है, बट दूसरों को दिखता है कि आप वो करते हो तो आपको वो करना पसंद है, वो आपके ब्लाइंड एरिया में आती है। तो अगर सपोज आप किसी से बात करोगे जिसको वो पता है, और फिर एज ए रिस्पॉन्स आपको वो भी पता चल जाएगा कि हाँ मुझे तो ये करना पसंद है, या फिर कोई नोटिस करता है कि जब आपकी टीचर डांटती हो आपको, तब आप ऐसे एकदम डर जाते हो और थोड़ा कांपने लग जाते हो। आपको ये नहीं पता बट सपोज आपके दोस्त ने नोटिस किया है, तो वो आपको एक दिन बता देता है कि मैंने ये देखा है। तो फिर जो वो आपके ब्लाइंड एरिया में था वो आपके ओपन एरिया में जाता है, और वो आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, विच ऑल्सो हेल्प्स आपके कम्युनिकेशन में दूसरे लोगों के साथ। दूसरा तरीका ओपन एरिया बढ़ाने का है कि हिडन एरिया कम करे। वो कैसे कर सकते हैं कि सपोज आपको कुछ सीक्रेट है, आपको सीक्रेटली कोई गाना सुनना बहुत पसंद है, बट आपको एम्बैरेसमेंट लगता है, आपको ऐसे थोड़ा शाय हो आप कि हाँ दूसरों को नहीं बताना कि मेरे को ये सुनना पसंद है या फिर मेरे को ये खेलना पसंद है। तो आपको पता है कि वो करना पसंद है या फिर आपको वो नहीं पसंद है, बट आप दूसरों को नहीं बताना चाहते। तो अगर आप बताना चालू करेंगे आपके दोस्तों को, आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, तो वो आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएगा और आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। तो जो जोहारी विंडो है उसका गोल है कि आप पहले क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन से चीजें आपके बारे में ओपन एरिया में, ब्लाइंड एरिया में, हिडन एरिया में और अननोन एरिया में। अननोन एरिया के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि ना ही आपको पता है ना ही किसी और को पता है। और गोल होता है कि ओपन एरिया जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करे, और ब्लाइंड और एरिया हिडन एरिया जितना छोटा कर सकते हैं उतना अच्छा। ठीक है, ये समझा? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो जैसे हमने अभी इतनी बात की जोहारी विंडो और
द टू टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो हम अब बात करेंगे कि हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं खुद का सेल्फ अवेयरनेस। जैसे जोहारी विंडो में उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वैसे ये जनरल एक टूल किट है टू इम्प्रूव आवर सेल्फ अवेयरनेस। उन्होंने डिवाइड किया है, एक इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, एक एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आप व्हाट पूछने लगो, नॉट व्हाई। अब इसका एक एग्जांपल जैसे उन्होंने दिया है, आप अगर कभी सोच रहे हो, खुद भी ऐसे ही रूम में बैठे हो और सोच रहे हो, आपको सपोज सैड लग रहा है, तो आप सोचने लग गए कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। तो आप बस सोचोगे, आपको कोई सॉलिड आंसर नहीं मिलेगा। बट इंस्टेड ऑफ सोचना कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, आप सोचने लगो कि मुझे क्या लग रहा है, और आप एक सॉलिड आंसर मिलेगा। जैसे अगर आप सैड फील कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो कि आप सैड क्यों फील कर रहे हो, क्यों नहीं, सॉरी, नॉट क्यों, आप सैड कैसे फील कर रहे हो, आपको एग्जैक्टली exactly क्या इमोशन लग रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड थिंकिंग अबाउट मुझे ये क्यों लग रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप टू इंक्रीज आवर ओन इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस इज स्टार्टिंग टू आस्क क्वेश्चंस विथ व्हाट पूछो, भाई नहीं। ठीक है। दूसरा है एक टिप जो आपके लिए है टू इम्प्रूव, टू ब्रिज द गैप इज जर्नल डेली। तो बेसिकली आप खुद के इमोशंस के बारे में या फिर आपके दिन में कुछ इवेंट्स हुए हैं, वो एक जर्नल में लिख सकते हो। और फिर आप बाद में अगर जर्नल का भी विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि सपोज एक दिन आपके टीचर ने कोई पर्टिकुलर चीज पे डांट दिया आपको, आपने वो जर्नल में लिख दिया। फिर 10-12 दिन के बाद सेम चीज हुई, 14-15 दिन के बाद सेम चीज हुई, और आपने वो लिखा हुआ है, तो आप आपके खुद के रिस्पॉन्सेज देख सकते हो कि मुझे क्या लगा था वो टाइम पे जब वैसे मेरे साथ हुआ था। और आप खुद के बारे में और सीख सकते हो ऐसे रोज जर्नल लिख के। तो पर्सनली आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर कर सकते हो, टाइम है और आपको लग रहा है आप कर सकते हो, तो खुद एक छोटू सा एक पैराग्राफ रोज रात को सोने से पहले लिख सकते हो। आपको सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत हेल्प होगी। फिर और एक चीज है टू डिफाइन आवर वैल्यूज। सो डिफाइन आवर वैल्यूज बेसिकली मीन्स कि आपको इम्पोर्टेंट क्या लगता है। आप बेसिकली लाइफ में आपको सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, वो लिस्ट डाउन कर सकते हो या फिर उसके बारे में सोच सकते हो। अगर वो बहुत कॉन्क्रीटली स्ट्रांग होगा तो आपके वैल्यूज जो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत हाई हो। तो सेकेंडली, अब एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में बात करता है। तो एक चीज कर सकते हो कि आप फीडबैक मांग सकते हो खुद से, कुछ भी हो। सपोज आप कोई टीम में काम कर रहे हो, साथ में कोई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, उसके बाद आप उनसे फीडबैक मांग सकते हो। बेसिकली आफ्टर सपोज एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तुम टीम में, वो प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद आप उनसे फीडबैक मांग रहे हो कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता था, मेरा पर्सनालिटी में ऐसे कुछ इशू था क्या आपको, वगैरह वगैरह, विच हेल्प देम टू बेसिकली विच हेल्प्स आपको टू रिफ्लेक्ट कि हाँ उन्हें ऐसे लगा और मैं क्या चेंज कर सकता हूँ या फिर मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। और वो आपका एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। दूसरा चीज है एक एक्टिव लिसनिंग के बारे में सुना है किसी ने? तो एक्टिव लिसनिंग बेसिकली मीन्स जैसे हम सुन रहे हैं तो बहुत बार हम विदाउट ध्यान दिए बिना सुन रहे हैं, मतलब एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से छूट रहा है। तो या फिर आप खुद के थॉट्स में हो कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है, ये गलत है, या वैसे आप कुछ भी जज करने लगे वो थॉट को। इंस्टेड ऑफ दैट एक्टिव लिसनिंग कहता है कि आप बस फोकस करो सामने वाला क्या बोल रहा है। आप ये मत सोचो वो सही है गलत है, वो क्या है, वो कैसा है। तो बस फोकस करो कि वो क्या बोल रहा है, और बस समझने की कोशिश करो कि वो कहाँ से आ रहा है और वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। खुद का पर्सपेक्टिव मत देना। ठीक है, ये समझ गया। और फाइनली, फाइंड योर ट्रूथ टेलर्स। सो ट्रूथ टेलर्स ऐसे लोग होते हैं जो आपको सच बताए कोई भी सिचुएशन में। ऐसे नहीं कि
कोई सिचुएशन में आपको, इवन दो उन्हें बुरा लगा हो, क्योंकि तो आपको बुरा ना लगे, वो झूठ बोले और बोले कि नहीं सब ठीक है, वैसे लोग नहीं। ऐसे कुछ लोग ढूंढो जो आपको हमेशा सच बताए, और सपोज आप कुछ गलत कर रहे हो उनके हिसाब से, तो आपको आके कंसल्ट करें। वो भी आपको एक एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सबको समझा अभी तक? अब जैसे हमने अमिगडाला हाईजैक के बारे में बात किया था, आपको याद है? हम्म। तो अमिगडाला हाईजैक, कोई माइक चालू करके बोलना चाहेगा क्या होता है, जो भी समझा हो आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर थोड़ा गलत है या जो भी हो, हैंड रेस कर लो। ट्राई करो, थोड़ा इनफॉर्मल रखो, इतना भी। अगर आप, सोशल लर्निंग ऐसा टॉपिक है, जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। कोई भी ट्राई करना चाहेगा, इट्स फाइन। ट्राई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी हाथ उठा लो। कोई भी नहीं ट्राई करना चाहेगा? अभी तो सीखा था। ठीक है, कोई नहीं। सो बेसिकली अमिगडाला हाईजैक वही था कि आपका रैशनल पार्ट जो है ब्रेन का, जिसमें आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं, सोच समझ के बोल सकते हो, जो भी है, वो ब्लॉक हो जाता है, और आप डायरेक्टली अमिगडाला के थ्रू रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं। तो सपोज हमें अमिगडाला हाईजैक को रिड्यूस करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक तो है कि पहला पहला स्टेप है कि रिकॉग्नाइज द साइंस। बेसिकली फिजिकल क्यूज, जैसे आपका हार्ट हार्ट बीट बढ़ गया, आपको चेस्ट में ऐसे पेन फील होने लगा, आप जॉ क्लेंच करने लगे, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चिल्लाने का मन कर रहा है सामने आने पे, वो सब नोटिस करो। कभी कभी ऐसे होता है कि वो होने लगता है बट हम नोटिस ही नहीं कर पाते। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन माय ओपिनियन इज वो नोटिस करना कि मुझे एक्चुअली कुछ फिजिकली चेंज हो रहा है। सेकेंड स्टेप जनरली जो रिकमेंडेड होता है कि ब्रीथ स्लो स्टेडी ब्रीदिंग चालू करो टू रिगेन कंट्रोल। जैसे आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, चेस्ट में टाइटनेस है, वो सब कम करने के लिए स्लो एंड स्टेडी ब्रीदिंग, इनहेल फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स, एक्सहेल फॉर 4 सेकेंड्स। उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट स्टेप इज ये इमोशन को लेबल करो। बेसिकली अगर एक सिचुएशन है जिसमें आपके आपके डैड ने आपको डांट दिया क्योंकि आपने कुछ तो गलती की थी, आपने कुछ तो तोड़ दिया या जो भी हो, तो आपको तभी एक अमिगडाला हाईजैक हो सकता है। जब वो आपको डांट रहे हैं, सपोज जोर से डांट रहे हैं, तो तभी आप खुद पहले नोटिस करो कि मुझे थोड़ा हार्ट बीट बढ़ रहा है, चेस्ट में टाइटनेस है, जॉ क्लेंच करने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है। फिर थोड़ा ब्रीदिंग पे फोकस करो, स्लो ब्रीद इन ब्रीद आउट। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स अगेन इज कि आप लेबल करो। अगर सपोज आपने कुछ गलती की थी, तो आप सपोज डिसअपॉइंटेड में हो खुद में कि मैंने गलती की थी, तो यू कैन, आप धीरे से खुद को बोल सकते हो कि हाँ मैं खुद से डिसअपॉइंटेड बेसिकली। या फिर दूसरा एग्जांपल हो कि 4-5 डेडलाइन साथ में आ गए आपके, और आप सब काम कर रहे हो बट वो टाइम में नहीं हो रहा, तो तभी आपको सपोज एक अमिगडाला हाईजैक है, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो तभी आप इमोशन लेबल कर सकते हो कि मुझे ओवरवेल्म फील हो रहा है। बेसिकली आई एम फीलिंग दैट मुझे बहुत सारे चीजें हैं और मैं कुछ भी ढंग से कर नहीं पा रहा। और जब आप लेबल करोगे, तो आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वापस इफेक्ट लेने लगता है, और फिर जो भी इमोशन आप फील कर रहे हो, वो उसका इंटेंसिटी कम कर देता है। और अगर ये सब ना काम करे, तो आप एट द एंड ऑफ द डे एक ब्रेक ले सकते हो, और basically to calm yourself down, to get out of the amygdala hijack. The amygdala hijack is something जो आपको physically होता है, it is not something जो आप सोच रहे हो या वैसे कुछ।
समथिंग दैट हैपन्स आपके नर्वस सिस्टम के वजह से। ठीक है, सबको समझा ये? सो बेसिकली दैट्स व्हाट वी वर गोइंग टू लर्न टुडे। सेल्फ अवेयरनेस पे दो टाइप्स होते हैं। द जो द जोहारी विंडो, प्रिटी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर ओन सेल्फ अवेयरनेस। कैसे कर सकते हो, कुछ टिप्स आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और फिर we can practice a few questions or situations in which, let's see, to test your own self awareness. और ये फाइनली एक लाइन, अवेयरनेस इज अ प्रैक्टिस नॉट अ डेस्टिनेशन। आप कभी कंप्लीटली सेल्फ अवेयर ये हो ही नहीं सकते, आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए खुद का सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद के बारे में थोड़ा बताएं, टू जस्ट सी हाउ सेल्फ अवेयर यू गाइस आर। आप कितना जानते हो खुद के बारे में, खुद को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो इस तरीके में कि आपका इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस एज वेल एज आपका एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस थोड़ा दिखे। कुछ सिचुएशन जिसमें आपसे कोई भी हैंड रेस करके, कोई भी हैंड रेस करो एंड दे कैन जस्ट टॉक अबाउट इट फॉर अ बिट, क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए। पूरा क्लास में ही बोल रहा हूँ, मैं प्रेजेंट करना भी बात कर देता हूँ। कोई भी रेज योर हैंड एंड आई अनम्यूट यू, एंड देन आप बात कर सकते हो खुद के बारे में। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ऐसी चीज है जो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। और एग्जाम में जनरली ऐसे सवाल आएंगे कि आपको कोई सिचुएशन दिया होगा, तो बेसिकली एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक सेकेंड। तो लेट्स से ऐसे सवाल आ सकता है कि रोहन एक बंदा है, वो मैथ में बहुत अच्छा है, बट वो वो जानता है कि वो मैथ में बहुत अच्छा है, बट वो बहुत बार खुद के बारे में बोस्ट करता है। बेसिकली सबको जाके बोलता है कि हाँ मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, और बेसिकली हाँ वही सबको जाके बोलता है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ। और फिर उसके क्लासमेट्स को लगता है कि वो थोड़ा एरोगेंट है, वो खुद से बहुत भरा हुआ है, तो फिर भी वो जाके सबको बोलता है। तो आप को ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे डिस्क्रिप्शन देंगे बंदे के बारे में, और फिर उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो एक सीकर है, इंट्रोस्पेक्टर है, वगैरह वगैरह। तो जितना आप खुद के बारे में सोचोगे, एक तो बेस्ट फॉर सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लर्न मोर अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड टू नोटिस पैटर्न्स। सोशल इंटेलिजेंस इज अ लॉट अबाउट नोटिसिंग पैटर्न्स, कि ऐसे लोग करते हैं तो क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा कब होता है, कम कब होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी प्लीज बात तो करो, कैमरा भी चालू नहीं है। तो रोशन, वुड यू लाइक टू, आपको बात करनी है, मतलब माइक पे अनम्यूट हो गया? एक सेकेंड, आप कर सकते हो, चलो। फॉर एक्झाम्पल आत्मविश्वास पाहिजे सर. हम्म। दुसरी गोष्ट, एव्हरीथिंग इम्पॉसिबल जस्ट बिलीव्ह युअर सेल्फ. हाँ, पण आता हे तू सेल्फ अवेअरनेसशी कसे लिंक करतोय? सर काय एवढं इमेजिंग नाही सर, पण प्रयत्न करतोय सर करायचा. मी म्हणेल, आता हे जे तू बिलीव्ह करतो की सगळं यस. पॉसिबल आहे, जर स्वतःवर विश्वास असेल, तर हे तुझं
हे तुझ्या कोणत्या ऍस्पेक्ट मध्ये येईल, इंटरनल का एक्सटर्नल सेल्फ अवेअरनेस? एक्सटर्नल. एक्सटर्नल कसं येईल सांग मला. हे तुझं बिलीफ आहे ना, की तुला वाटतं की सगळं पॉसिबल आहे जर तू विश्वास करतोस हो. स्वतःवर. यस. तर हे तुझं बिलीफ झालं की तुला असं वाटतं, तर हे कशात हो. येईल? 2 मिनिटं सर, वेट. हाँ हाँ. और किसी को भी कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो. नाउ इट्स ओपन टू अस, द लेक्चर इज बेसिकली डन. आपको जो भी डाउट है, आपको जो भी बात करनी है, आप कर सकते हो. Open area, see, Adam, there are two models. One is the Johari window and one is the two types of self-awareness. मतलब दो टाइप के मॉडल है. एक है कि दो टाइप ऑफ सेल्फ अवेअरनेस आणि एक आहे द सर 4 एरियाज. ते हो दोन्ही कम्प्लिटली ओव्हरलॅप नाही करू शकत तुम्ही. प्रश्न येईल तर इधर एक ह्याच्यावर येईल, इधर की ओपन एरियामध्ये लाय म्हणजे वन ऑफ द 4 एरियाज मध्ये कुठे लाय करतं, किंवा वन ऑफ द 2 सेल्फ अवेअरनेस मध्ये कुठे लाय करतं, म्हणजे कोणता सेल्फ अवेअरनेस. हा बोल प्रशांत. प्रशांत बोलत होतास ना तू काय केलं? काय नाही सर, ते आपण असं म्हणजे बोल बोल, घाबरू नकोस, बोल बिंदास बोल. एवढं घाबरू नका, मी तुमच्यापेक्षा 2 वर्षांनीच मोठा आहे. सर बोलायची पण गरज नाही मला. तुम्ही बोला, बिंदास बोला. काय नाही सर, असं म्हणजे हे प्रश्न द्यायचे ते हॅलो. म्हणून ते हॅलो. एक हॅलो. सेकंड थांब ना रोशन. प्रशांत बोल. ओके ओके ओके. प्रश्न द्यायचे ते म्हणून मी बोलत होता का तू उत्तर मी सांगत आहे सर. बोल. कशाचं उत्तर? तुम्ही सांगायचे का ते बोल असं सांगायचे म्हणून मी सांगायचं का? मला कळालं नाही, पण ठीक आहे. रोशन बोल, तू काय बोलत होता? सर माझा माईक म्यूट करा सर. म्यूट करा माईक. अं, तू विचार करत होता ना की इंटरनल सेल्फ अवेअरनेस मध्ये येईल का एक्सटर्नल सेल्फ अवेअर. हो सर, विचार करत होतो. काय वाटतं मग तुला? वाटत होतं ते आलं सर, पण बोलण्यात थोडी असं मागं पुढं होतंय सर बोलायला. हा हा, फक्त तुला बोलायचंय, तुला वाटतंय की ते इंटरनल सेल्फ अवेअरनेस मध्ये येईल का एक्सटर्नल? फॉर एक्झाम्पल सर, प्रश्न एकदा थोडसा एक्सप्लेन करून देशाल का सर? थोडसा हा, एकदम. मी बोलतो. हा, बेसिकली आता तू बोललास की यस. एव्हरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट बिलीव्ह इन युअर सेल्फ, बरोबर. यस. ओके. आता हे तुझं एक बिलीफ झालं, तुला असं वाटतं की सगळं पॉसिबल आहे, तर स्वतःवर विश्वास असेल. म्हणजे स्वतः. यस यस. हा, तर हा विश्वास जो आहे, तो विश्वास तुझ्याप्रमाणे एक इंटरनल सेल्फ अवेअरनेस दाखवतं का एक्सटर्नल सेल्फ अवेअरनेस दाखवतं तुझं? इंटरनल सेल्फ. विचार कर आणि सांग मला, ठीक आहे. आय नो सर. ओके ओके. मी समजवतो. अनुष्का, तुला बोलायचं? सर
हे एक इंटरनल सेल्फ अवेअरनेस आहे. समजू शकतीस का? कारण यामध्ये आपण स्वतःबद्दल म्हणजे स्वतः कसं होत हे आपण जाणून घेतोय. आपल्याबद्दल स्वतःबद्दल बरोबर आपल्याला माहिती आहे. म्हणून हे इंटरनल सेल्फ अवेअरनेस आहे. बरोबर. रोशन, कळालं तुला ती काय म्हटली? हो सर, कळालं. ठीक आहे. अजून काही कोणाला थँक्स डाऊट? दीदी, माहिती दिल्याबद्दल थँक्स. गुड वन. गेमास, तू पण बरोबर आहेस. अजून बोला, इंटरॅक्ट करा. तुम्हाला आता डाऊट विचारा किंवा अजून काही विचारायचं असेल, इव्हन माझ्याबद्दल किंवा टॉपिक बद्दल, किंवा तुम्ही कसे इम्प्रूव्ह करू शकता. Which standard are you studying? काय? Which standard are you studying? मी कॉलेजमध्ये सेकंड इयर कॉलेज. Okay. सेकंड. अजून आय एम ओपन टू एव्हरीथिंग. No else. तुम्ही स्वतःबद्दल पण सांगू शकता मला, कारण की आता मी इंडिव्हिज्युअली सगळ्यांना तर नाही विचारू शकत. ज्यांना इंटरेस्ट आहे ते माईक चालू करून सांगू शकतात. My name is Nilima Gavit and I am from Borvir. ओके. अजून कोणी बोलायला? My name is Archana Ishwar Naik. I am from Kamod. ओके. Sir, where are you from? मी मुंबईवरूनच आहे. आधी पण मुंबईत होतो आणि कॉलेजसाठी पण मुंबईतच. मुंबईत अंधेरीला राहतो. सर तुम्ही कुठून आहे? मी मुंबईवरून आहे. माझं गाव हे संभाजीनगर. म्हणजे हो. आजी काका हे सगळे राहतात संभाजीनगरला. मी राहतो मुंबईतच. हो हो. Sir, what is your dream? व्हॉट इज माय Dream. ड्रीम? Yes. हॅलो सर, सर नॉट अवघड शेअरिंग प्रश्न युअर आहे. सर नॉट शेअरिंग युअर नॉट शेअरिंग युअर लाईफ गोल. Why? नॉट शेअरिंग युअर लाईफ लाईफ गोल. Why? नो नो सर. तुम्ही Sir, असो असं why? का? किंवा मी असो, सांगितलेलं हे चांगलं नाही सर. असं का वाटतं तुला? नाही सर, मला माझ्या मनाला वाटतं तसं, त्यामुळे तुम्हाला बोललो सर मी. कारण हा मी हा मनात काही ठीक आहे. ठेवत नाही. हा. वाईट चांगलं हे तर मला पण माहित नाही आता. आणि लाईफ गोल पण परसे माझा काही ठरलेला नाही आहे. आता जसं शिकतोय तसं पाहू पुढे काय होतं कसं होतं. तुमचे आहे का काही लाईफ गोल, ऍस्पिरेशन, ड्रीम्स? हॅलो सर, ऐका ना. हम्म. माझं काय असं म्हणणं नाही तुमच्या म्हणजे तुमच्या विरोधात असं हा बोलणं. कळलं मला. तसं काही नाही. मी माझं स्वतः ठरलेलं नाही आहे असं काही जर की मला तुमच्या आयुष्यात हेच करायचं. ऐकून घ्या सर, 2 मिनिटं सर. तुमचा जर लाईफ गोल नसलास तर तुम्ही गोल कसं काय अचीव करू शकता सर? याबद्दल तुम्ही थोडं असं तुम्हाला वाटलं असेल माझा बोलण्याचा अर्थ काय असं. नाही मला कळालं. तुला म्हणायचंय की जर गोलच नाही तर तुम्ही अचीव्ह कसं कराल, बरोबर? यस यस. आता बा सगळ्यांचं वेगळं, म्हणजे आता तुला सपोज वेगळ्या गोष्टीत इंटरेस्ट असेल, मला वेगळ्या, तिसऱ्याला वेगळ्या गोष्टी. तर इट इज नॉट नेसेसरी की मला माहिती असेल की मला आयुष्यात काय करायचंय आत्ताच. तर मला 2 वर्षानंतर सपोज मी खूप चांगल्या टीचर खाली काम केलं आणि मग त्या टीचर थ्रू मला भरपूर काही शिकायला भेटलं आणि मग मला कळालं मला ह्यात खूप आवड आहे आणि मग मला कळालं की मला ह्यात काम करायचं. तर मला हे 2 वर्षानंतर कळेल आणि त्यावेळेस ते माझं लाईफ गोल बनून जाईल आणि मी आयुष्यभर त्यात काम, मग मी गोल अचीव्ह पण करू शकतो. तर हे गरज नाही की तुम्हाला लाईफ गोल आत्ताच माहिती असायला पाहिजे. माहिती असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे. ठीक आहे. थँक्स सर, एवढी इन्फॉर्मेशन दिल्याबद्दल. हा त्याच. अजून काही कोणाला प्रश्न, डाऊट्स? तू स्वतःचं इंट्रोडक्शन देत असेल माझ्यासाठी.
सर म्हणजे माझा प्रश्न थोडासा वेगळा आहे. आता आपलं म्हणजे हम्म. 2025 ऑलमोस्ट असा आता म्हणजे एंडवर आलंय आणि आता 2026 सुरू होणार आहे. तर आपण आपल्या लाईफची सुरुवात कशी केली पाहिजे? आणि जे निगेटिव्ह आतापर्यंत आपल्यासोबत घडलंय त्याला विसरून आपण एक नवीन सुरुवात, एक नव्या वर्षासोबत एक नवीन स्वप्न, नवीन आशा घेऊन आपण असं नवीन सुरुवात कशी केली पाहिजे? आता जर मी खरं सांगू तर सगळ्यांसाठी एक ती पर्सनल गोष्ट आहे टू सम एक्सटेंट. म्हणजे जसं तुला ज्याची आशा आहे, तुला ज्याचे ड्रीम्स आहेत, ते वेगळे असतील. ते अचीव्ह करायचा पण पाथ वेगळा असेल. पण माझ्याप्रमाणे मी म्हणेल की जे काही वाईट झालंय तुमच्यासोबत किंवा काही चुका झाल्यात मागे तुमच्याकडून, जे झालंय ते त्यांच्याकडून शिका पहिले तर. जर काही चुका असतील तर की का झालतं, कसं झालतं, काय. आणि मग त्याच्या पुढे शिकल्यावर विसरा आणि पुढे काम करा. तुम्हाला त्याच्यावर पण इंटरेस्ट आहे किंवा जे काही ऍस्पिरेशन आहे तुमच्या पुढच्या वर्षासाठी, आणि जस्ट प्रयत्न करा की पुढच्या वर्षात तुम्ही तुमचं फुल एफर्ट देऊन जे काय करायचं ते अचीव्ह करायचा प्रयत्न करा. थँक्यू सर. हम्म. अजून काही? आणि मी बोलतोय हे फॅक्ट म्हणून घ्यायची गरज नाही आहे. इट इज जस्ट माय ऍडवाइस. जेवढं ओके मी सर. हम्म. म्हणजे जे लेक्चर आहे ते फॅक्ट आहे जे आता बोलतोय. हो. प्रशांत, तुला बोलायचंय का काही? सर तुम्हाला कोणता विषय आवडतो? मला पर्सनली आता कॉलेजमध्ये विषय असे तर नसतात, पण तुमच्या 10वी-11वी प्रमाणे फिजिक्स मी म्हणेल तर मला फिजिक्स भरपूर आवडायचं, आताही आवडतं. मला ते फिजिकली व्हिज्युअलाइज करणं भरपूर आवडतं. तर माझ्यासाठी ते फिजिक्स. तुम्ही सांगा तुमचे काही ऍस्पिरेशन, ड्रीम्स. सर मी एक क्वेश्चन विचारू? म्हणजे तुम्हाला आताच्या स्थितीला जर काही म्हणजे काहीतरी बदलायचा चान्स मिळाला, म्हणजे एखादी गोष्ट बदलायची किंवा काहीतरी असं बदलायचा चान्स मिळाला, तर तुम्ही कुठली गोष्ट बदलाल? आजच्या स्थितीची म्हणजे स्थिती म्हणजे पूर्ण जग. येस सर. हो. मी एक बोलू सर? हॅलो. हा बोल. सगळ्यात पहिले आपली जी सवय हा. निगेटिव्ह लागली सवय आहे ना, ती बदलावं लागेल. तेव्हा सगळं सवय आता महत्वाची दोन आहे गोष्टी. आपल्याला. दोन आहे, एक पर्सनल ह्याच्यावर आणि एक वर्ल्ड. जर तू म्हणशील पूर्ण दोन्ही जगात पण तर हो. पूर्ण जगामध्ये पण आणि तुमच्यामधली पण, असं म्हणजे तुमच्यामधली नाही सांगितली तरी चालेल, जगामधली सांगा. जगामधली तर एक तर की सगळ्यांना बेसिक नेसेसिटीज जे असतात, जसं खाणं पिणं, छत, घर, डोक्यावर, ते सगळ्यांना भेटायला पाहिजे माझ्याप्रमाणे. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त सगळ्यांना एक ऑपॉर्च्युनिटीची जर इक्वालिटी पाहिजे, की जसं आता तुम्ही पाहाल तर आपल्यापैकी भरपूर लोक गावातून आहेत आणि त्यांना रिसोर्सेस ऍक्सेस करणं अवघड असतं. पण गोइंग फॉरवर्ड मला तरी वाटतं की सगळ्यांना इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी तर भेटायला पाहिजे, आणि एक की सगळ्यांचे बेसिक नेसेसिटीज प्रोव्हाइडेड पाहिजे. आणि पर्सनली विचारलं तर जसा रोशन म्हटला की नेगेटिव्ह थॉट्स जे असतात, सेल्फ डाऊट, ते थोडं कंट्रोल करणं किंवा कमी करणं. यस. तर आता इथे सेल्फ डाऊटचा प्रश्न निघालाय, मग मला म्हणजे बोलावंसं वाटतंय की म्हणजे बघा आपण असं
चंद्रावर विश्वास करतो, सूर्यावर विश्वास करतो. म्हणजे बघा आपण जेव्हा आपण कोजागिरी पौर्णिमा असते आपल्या महाराष्ट्रीयनमध्ये, तेव्हा आपण त्या चंद्राला बघून दूध पितो. म्हणजे त्या चंद्रावर एवढा विश्वास ठेवतो की तो चंद्र आपल्यासाठी म्हणजे आपल्या इच्छा पूर्ण करेल. आणि सूर्य ज्याला आपण रोज पाणी घालतो, काहीतरी असं मंत्र बोलतो आपण. आणि मी बोलत नाही की असं नाही करायला पाहिजे, करायला पाहिजे, ते आपली संस्कृती आहे. आपण त्यांच्यावर सूर्यावर पण विश्वास ठेवतो की तो पण आपल्यासाठी काहीतरी करेल, आपल्या पूर्ण आयुष्यामध्ये काहीतरी तो आशीर्वाद देईल. आपण देवावर विश्वास ठेवतो, आपण म्हणजे असं प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवतो. पण जेव्हा आपल्यावर विश्वास म्हणजे हे सगळं आहे ना ते देवानेच बनवलंय. आणि जेव्हा आणि आपल्याला पण देवानेच बनवलंय. मग त्याने ते बनवताना जर काही म्हणजे काहीतरी सोडलं नाही, तर त्याने आपल्याला पण बनवताना असं काही कमीपणा केला नाही, तर आपण त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो. तर आपण तो विश्वास स्वतःवर ठेवायला पाहिजे. म्हणजे त्यांच्यावर पण ठेवला पाहिजे, पण सगळ्यात जास्त विश्वास आपण स्वतःवर ठेवला पाहिजे, असं मला बरोबर वाटतं. बोलतेस तू. तर मी मी तर म्हणेन की स्वतःवर विश्वास ठेवणं जास्त महत्वाचं आहे बाकी सगळ्या गोष्टींपेक्षा. तर हो. हॅलो सर, मी एक आणि- क्वेश्चन विचारू? हम्म, हॅलो बोल. सर, क्वेश्चन हम्म, विचारू सर एक? हा हा बोल. सगळ्यात पहिले मला एकच सांगा की देव असतो का? ते उत्तर सर मी कुणाकडेही एक नाही विचारते. आणि मला नाही वाटत म्हणजे कुणाकडेही. बघा, आपल्या मनामध्ये जर देवाविषयी जर चांगली भावना असेल, आपल्या मानण्यावर आहे की देव आहे की नाही. आपण जर बोललो तर देव असेल. मी म्हणेल देवाकडे नाही जायला पाहिजे, कारण हा की तो बरोबर आहे, टॉपिक खूप बरोबर आहे सर. सर मी एक आणि सांगू मला नाही सर, वाटत कुणाकडे सर, दोन मिनिट सर, हा, माझं ऐकाल सर? माझं फक्त बोल. एकच म्हणणं आहे की देव फक्त माणसात आहे. माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे. एवढं. येस. हे ज्याला कळालं तो जग जिंकला. तर आमचा प्रश्न आहे की तुम्ही केव्हा शिकवणार? ठीक आहे, मी काही बोलणार नाही तर आता देवाचा टॉपिक मी म्हणतो सोडून द्या, आणखी इट इज प्रिटी डिफिकल्ट टू ओके सर, आपल्या आपल्या अभ्यासाच्या टॉपिक कडे वळा सर. माझी सॉल्व. तुम्हाला एक विनंती आहे, कारण देवाच्या टॉपिक कडे गेले ना, नवीन नवीन प्रश्न, नवीन नवीन उत्तर येतच राहतील. बहुतेक गेमासला डाऊट आहे म्हणजे इकडून कुणाला. दोघंही ज्यांनी हँड रेस केला कोण तो दोघांपैकी कोणीही बोलू शकता. बोलू शकता तुम्ही. आय मीन से दॅट आपले खरे आई वडीलच देव असतात. आता मी सांगू तर देवाबद्दल हा टॉपिक खूप पर्सनल आहे. आता जसं तो म्हटला माझा तो टॉपिक काढण्यात तेवढा पॉइंट नाही. हा बोल बोल बोल, कोणाला बोलायचंय नागपूर मधून? हँड रेस केला तर बोलू शकतो. तर तुम्ही बोर्ड एक्झाम दिलेली तेव्हा तुम्हाला काय एक्सपिरियन्स आलेला, थोडस आम्हाला शेअर करा, मोटिवेट करा. हा, तर बोर्ड एक्झाम बद्दल तर हे आहे पा, माझी बोर्ड एक्झाम झाली होती कोविड मध्ये. माझं 9th-10th हे झालं कोविड मध्ये. तर मी ICSE बोर्ड मध्ये होतो आणि त्यावेळेस जेव्हा बोर्ड एक्झाम झाली आमची 2 पार्ट मध्ये स्प्लिट झाली, एक मिड सेमिस्टर एक एंड सेमिस्टर, म्हणजे मिड इयर एंड इयर. पहिला पार्ट जो होता तो होता MCQ बेस्ड, दुसरा होता सब्जेक्टिव्ह. मी म्हणेल बोर्ड एक्झामची भीती नका घेऊ. तुम्हाला जेवढं रिसोर्सेस प्रोव्हाइडेड आहेत तेवढे रिसोर्सेस तुम्ही डेडिकेटेडली पूर्ण आपला प्रयत्न देऊन सॉल्व्ह करा. जेवढे मॅक्झिमम प्रॅक्टिस करता येईल प्रॅक्टिस करा, प्रॅक्टिसची खूप फायदा होतो. आणि अजून एक गोष्ट, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन जर तुम्हाला भेटतील काही रिसोर्सेस थ्रू, तर ते रिफर करणे खूप फायदा होतो. हे 3 गोष्टी करा आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देऊ शकतो की तुम्ही कोर्स मध्ये चांगलं कराल, आपलं बेस्ट द्या, आणि ऍट दी एंड ऑफ द डे
बोर्ड मध्ये या कोणत्याही पेपर मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट ही आहे की तुम्ही आपलं बेस्ट देताय. ठीक आहे. Thank you, sir. Motivate for your thank you for your motivation. हा, सोहम बोल. सर, अशी एक गोष्ट आहे की तुम्हाला पास्ट मधली की तुम्हाला अजून पण त्याचा रिग्रेट होतो. गोष्ट हा, त्याच्यापासून आम्हाला प्रेरणा मिळेल अशी. विचार करताय. की एक गोष्ट नाही पण अशी स्टेट ऑफ माइंड होता 11वी-12वी मध्ये. 11वीच्या स्टार्ट मध्ये मला कॉन्फिडन्स होता की माझी रँक चांगली आहे, मी चांगल्या कॉलेजला जाईल, हे ते. आणि मग जसं शिकायला लागलो, जसं डनिंग क्रुगर इफेक्ट मध्ये स्टार्टिंग मध्ये कॉन्फिडन्स खूप चांगला होता की हा चांगलं होईल, सगळं चांगलं आहे. मग जसं अजून शिकायला लागलो, मग व्हॅली ऑफ डिस्पेअर मध्ये पोहोचलो. तिकडे गेल्यावर कॉन्फिडन्स नव्हता की काय होणार आहे रँकचं, काय कसं पुढे जायला. आणि मग त्यावेळेस ते व्हॅली ऑफ डिस्पेअर मधून बाहेर निघायला मला भरपूर वेळ लागला मी म्हणेल. आणि त्याच्यामुळे इवन बेटर रँक किंवा अजून बेटर मार्क्स आले असते एक्झाम मध्ये. तर तेच आहे की जसं आता डनिंग क्रुगर इफेक्ट बद्दल आपण बोललो, तर ते इवन स्वतःमध्ये नोटीस करणे आणि त्याच्यावर ऍक्शन घेणे की हा ठीक आहे, मी इकडे हे प्रॉब्लेम नाहीये, मी ह्याच्या पुढे जाऊ शकतो, हे नोटीस करणे इम्पॉर्टंट आहे. त्यासाठी सेल्फ अवेअरनेस इम्पॉर्टंट आहे. सेल्फ अवेअरनेस तुम्ही कुठे आहे ते शिकवतं. वन ऑफ माय रिग्रेट्स वुड बी की स्वतःवर विश्वास ठेवायला पाहिजे होता, तर पुढे लवकर गेलो असतो. भैया आपको 10th में कितने मार्क आए थे? 10th में 98.2%. तर तुम्ही कोणती एक्झाम दिली आहे? तुम्ही रँक बोललात ना म्हणून विचारलं. जी एडवान्स. ओके. क्या रँक आहे ती आपकी? 3958 ऑल इंडिया जनरल. Sir, how many percentage are you get in 12th? 12th I think 92. 12 depends. If you're focusing on boards, then 92 is decent. दादा, But if तू you're not, सीबीएसई ला होता का? मी 10th पर्यंत ICSE ला होतो. 11th-12th मी HSC ला होतो. स्टेट बोर्ड करून जेई देता येते? हो. काही म्हणजे फक्त जर स्टेट बोर्ड करून देत असशील तर तुला थोडं स्पेशल प्रिपरेशन करावं लागेल जेई. कारण की काही टॉपिक आहे जे जेई मध्ये आहेत त्यांचे स्टेट बोर्ड मध्ये नाही. पण डिसेंट ओव्हरलॅप आहे. पण जर तू हे करतोयस SSC एकदम डेडिकेटेडली टार्गेट, तर सीईटी साठी खूप चांगलं ट्राय करू शकतो. सीईटी खूप चांगला पेपर आहे. अजून कुणाला डाऊट नसतील तर आजचं सेशन आपण संपू शकतो. 7:30 वाजायला आले. ओके सर. Bye, sir. एव्हरीथिंग. बाय. बाय बाय. थँक्यू सो मच भैया. हा, थँक्यू बोलायला काय नाही. ऋतुच्या गाडी. Bye bye. Kasi kaya